नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लास सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ध्वनि चैप्टर के विषय में पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है तरंग। तरंग क्या है? विक्षोभ अर्थात कंपन करना, किसी पदार्थ का कंपन करना क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। विक्षोभ का गमन करना क्या होगा? तरंग कहलाता है। जैसे कि हम सब पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? उसमें कंपन उत्पन्न होता है, विक्षोभ होता है, ऊपर नीचे होता है। वही जो विक्षोभ होता है उसे हम तरंग कहते हैं। तो तरंग क्या हुआ? कंपन करना या विक्षोभ उत्पन्न होना तरंग कहलाता है। अब है तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हुआ? तरंग दो तरह के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। अब भाई यांत्रिक तरंग क्या हुआ? जिसके गमन के लिए, जिसके चलने के लिए क्या होना चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। जिसके गमन के लिए वैसा तरंग, जिसके गमन के लिए माध्यम क्या होता है? जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या हुआ? माध्यम। जिसके गमन के लिए क्या होना चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए, उसे यांत्रिक तरंग कहा जाता है। यांत्रिक तरंग क्या हुआ? जिसके माध्यम के लिए, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। माध्यम मतलब क्या हो जाता है? जिसके चलने के लिए ठोस, द्रव या गैस कोई भी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहा जाता है। और अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय क्या हो? जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग कहा जाता है। तो अयांत्रिक हो गया और अयांत्रिक। अब यांत्रिक का क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। यांत्रिक तरह दो तरह का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या हुआ? जैसे है कि पानी में हम कोई पत्थर फेंकते हैं, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? जैसे ये पानी का सतह हो गया, पानी में फेंकते हैं तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलता है। जिसमें क्या हो? गति जो करता हो, कण के गति के क्या हो? लंबवत दिशा में गति करता हो। जिसमें कण क्या हो? लंबवत गति दिशा में ऐसे ऐसे गमन करता है, तो यह क्या कहलाता है? लंबवत दिशा में जो गति करता है उसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ऐसा तरंग जो क्या हो? कण के गति के लंबवत दिशा में, लंबवत मतलब ऐसे ऊपर नीचे करके गमन करता है, गति करता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या हुआ? जिसमें कण क्या हो? गति जो करता हो लंबवत दिशा में, तरंग का गति कैसा हो? लंबवत दिशा में गमन कर रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ तरंग कहलाता। अनुप्रस्थ क्या हुआ? जो कि लंबवत दिशा में चले। फिर है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या हुआ? अनुदैर्ध्य में क्या आता है? आगे पीछे। आगे पीछे मतलब क्या हुआ? कण है, ये कण के समांतर, मतलब ऐसे 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 इस तरह से लंबवत क्या है? आगे पीछे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य में क्या होता है? कण जो होता है क्या होता है? समांतर। समांतर मतलब आगे पीछे गति करेगा, आगे पीछे इस तरह से चलेगा, तो उसको
अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्घ्य क्या हुआ, आगे पीछे, आगे इस तरह से है, आगे पीछे, एक बार क्या हुआ यहाँ से चला, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। जैसे ध्वनि है, हम सब बोलते हैं तो कैसे चलता है, आगे पीछे इस तरह से बढ़ते जाता है, कंपन करते हुए बढ़ते जाता है। तो अनुदैर्घ्य क्या हो, जिसमें कण का क्या हो, समांतर गति से, मतलब आगे पीछे दोलन करे, गति करे, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। और लंबवत में क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। अब देखिए अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग के लिए क्या बताए थे, माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए। माध्यम क्या हो, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो। और इसका गुण क्या होता है, एक प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता और जड़त्व। यांत्रिक तरंग में क्या होता है, प्रत्यास्थता और जड़त्व। प्रत्यास्थ क्या होता है, दबाव का विरोध करना। क्या होता है, इसका गुण होता है प्रत्यास्था, दबाव का विरोध करना। दबाव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे हम दबाव लगाते हैं तो कोई होता है सिकुड़ जाता है और कोई नहीं सिकुड़ता है, तो इसका क्या है, प्रत्यास्था और ये गुण हुआ। जैसे ठोस है तो उसमें क्या है, हम दबाव लगाते हैं तो वह गति का, दबाव का विरोध करता है, मतलब वह ज़्यादा क्या होता है, अपना परिवर्तन, आकार में परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रत्यास्था। द्रव में क्या होता है, उससे कम, और गैस में भी क्या होता है, उससे कम। सबसे अधिक प्रत्यास्था कौन होता है, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। और जड़त्व जानते हैं, जड़त्व बताए थे क्या होता है, जड़त्व होता है वस्तु का वह गुण, न्यूटन के गति के नियम में पढ़े होंगे, जो कि क्या करता है, अपनी अवस्था का विरोध करता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगा, और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है। तो यांत्रिक तरंग का क्या गुण हुआ, यांत्रिक तरंग का प्रत्यास्थता और जड़त्व उसका गुण है। प्रत्यास्था और जड़त्व यांत्रिक तरंग का, अर्थात वह प्रत्यास्था में क्या होता है, वह अपनी क्या करता है, अवस्था में, आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, आकार में परिवर्तन का विरोध। और जड़त्व मतलब क्या हुआ, अवस्था में, स्थिर है तो स्थिर ही हो, गति है तो गति। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या हुआ, जिसमें लंबवत हो उसे अनुप्रस्थ तरंग, और जिसमें क्या हो, आगे पीछे दोलन करे, गति करे, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अब अनुप्रस्थ किसमें उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ठोस। परीक्षा में देता है किसमें उत्पन्न किया जाता है, ठोस और द्रव में उत्पन्न होता है। अब द्रव का कहाँ, द्रव का ऊपर वाला जो सतह है उस पे है कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न किया जाता है। तो ठोस और द्रव में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। द्रव में क्या हुआ, इसका जो पानी का सतह का ऊपरी भाग है वहाँ उत्पन्न किया जाता है, पानी के नीचे नहीं किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या हुआ, ठोस और द्रव में। और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न किया जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न किया जाता है। तो क्लियर। अब है जैसे प्रकाश तरंग है, क्या है, प्रकाश तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। परीक्षा में तब प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों, क्योंकि उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे चलता है, इस तरह से चलता है, तो वह क्या है, अनुप्रस्थ। पानी में पत्थर फेंकते हैं, उसमें जो उत्पन्न तरंग होता है वह क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये परीक्षा में देता है। फिर अनुदैर्घ्य तरंग का क्या उदाहरण हुआ, अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग क्या है, ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य का। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य का उदाहरण है। भूकंप में जो होता है भूकंपीय तरंग, ये क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ में क्या हुआ, ऊपर नीचे होगा, अनुदैर्घ्य में आगे पीछे। अनुप्रस्थ क्या होता है, ठोस और द्रव में उत्पन्न किया जा सकता है, और अनुदैर्घ्य ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, प्रकाश तरंग हो गया, पानी में जो तरंग उत्पन्न होता है, ये सब क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है।
और ध्वनि तरंग हुआ, भूकंप से उत्पन्न तरंग, ये सब अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। क्लियर। अब देखिए इसमें जो होता है ये क्या है, माध्य स्थिति है। ये जो हुआ माध्य स्थिति है। इससे क्या होता है, यहाँ से यहाँ ऊपर आया, मान लीजिए ये माध्य है, यहाँ से यहाँ आया, सबसे ऊपर जो आया, इसका महत्तम विस्थापन, पानी में पत्थर फेंके हैं तो जितना ऊपर गया फिर क्या होता है, नीचे आता है। तो यहाँ से यहाँ जो हुआ कण का जो महत्तम विस्थापन होता है उसको आयाम कहा जाता है। तो क्या हम माध्य स्थिति से तरंग के महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो हुआ आयाम को ए से सूचित किया जाता है, एम्पलीट्यूड। तो ए से सूचित किया जाता है। तो क्या हुआ, आयाम, कण का जो हुआ माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। फिर ये नीचे आया, ये भी क्या हो गया, आयाम हो गया। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, अब ये ऊपर वाला जो है इसको श्रृंग कहा जाता है। कण का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, पानी का जैसे ऊपर सबसे वाला गया तो उसको श्रृंग कहा जाता है। और सबसे नीचे वाला जो भाग है इसको गर्त कहा जाता है। श्रृंग मतलब ऊपर वाला, श्रृंग मतलब ऊपर, गर्त मतलब नीचे। श्रृंग का क्या हो गया, ऊपर वाला, और गर्त मतलब नीचे वाला भाग होता है। तो माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। ये हो गया आयाम और ये भी हो गया आयाम। और सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको श्रृंग कहा जाता है और इसको गर्त कहा जाता है। अब है क्या, दो श्रृंगों के बीच की दूरी, श्रृंग ये हुआ, एक श्रृंग ये हुआ और ये इसके बीच की दूरी, दो श्रृंग या दो गर्त, दो श्रृंग हो गया, इसके बीच की दूरी या इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ये भी हो गया तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या हुआ, दो क्रमिक मतलब एक और एक, इस दो क्रमिक श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या हुआ, दो क्रमिक शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा क्या हुआ, दो क्रमिक श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या हुआ, दो क्रमिक शीर्ष हो गया, शीर्ष को श्रृंग कहा जाता है और गर्त तो ये नीचे वाला हो गया, इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, जिसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। ये हुआ, ये तो हुआ किसमें, अनुप्रस्थ तरंग में। फिर चलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, संपीड़न और विरलन। वैसे जैसे सटा तो हुआ संपीड़न और जैसे फैला तो हुआ विरलन। संपीड़न मतलब क्या हुआ, नज़दीक हो गया संपीड़न, जैसे जैसे दूर हुआ वो विरलन। दो क्रमिक संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को भी क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। संपीड़न जहाँ हुआ सटा तो वहाँ क्या पड़ेगा, दबाव अधिक पड़ेगा। दबाव अधिक पड़ेगा तो वहाँ क्या होगा, घनत्व भी क्या होगा, अधिक। संपीड़न मतलब होता है सटा सटा और विरलन मतलब होता है हटा हटा। तो संपीड़न में क्या होगा, दाब अधिक होगा और घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा, सटा सटा है। विरलन में क्या होगा, दाब कम होगा और घनत्व मतलब घनाव भी क्या होगा, कम होगा। संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को भी क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। दो क्रमिक संपीड़न या दो क्रमिक विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य को किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित किया जाता है। अब एक होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या हुआ, कंपन, प्रति सेकंड कंपन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। प्रति सेकंड, एक सेकंड में जितना भी कंपन करता है, जितना भी दोलन करता है उसे आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति किसे कहा जाता है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। एक सेकंड में जितना भी कंपन करेगा उसे आवृत्ति। और आवृत्ति का मात्रक हम सब जानते हैं हर्ट्ज होता है।
आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को n से सूचित किया जाता है। आवृत्ति को n से सूचित किया जाता है। आवृत्ति को क्या होता है, n से सूचित किया जाता है। तो प्रति सेकंड कंपन की संख्या को आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। और एक होता है आवर्तकाल। क्या होता है, आवर्तकाल। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। मतलब एक बार यहाँ से फैला फिर सिकुड़ा, उतना करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहता है। एक बार ये कंपन किया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो आया उसको क्या कहा जाएगा, आवर्तकाल कहा जाता है। तो आवर्तकाल को t से सूचित किया जाता है। तो मतलब क्या है, आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या होता है, उल्टा विपरीत संबंध होता है। t बराबर हो जाएगा 1/n, या n बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/t होता है। परीक्षा में इससे देता है, क्वेश्चन भी देता है। यदि दिया है आवृत्ति मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 5 Hz है, हर्ट्ज हो गया, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो 1/5 भाग दे देंगे, निकल जाएगा। अब आवर्तकाल किसी का 5 दिया है तो आवृत्ति कितना होगा, 1/5। ये सूत्र याद रखिएगा। आवर्तकाल बराबर क्या है, t बराबर 1/n, या n बराबर 1/t होता है। अब होता है वेग। तरंग का वेग मतलब गति। तरंग का गति कितना होता है, तरंग का वेग। तरंग का वेग v बराबर होता है n, मतलब आवृत्ति गुना लैम्डा। तो v बराबर क्या हुआ, n लैम्डा। मतलब तरंग वेग बराबर क्या है, तरंग का जो वेग होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तरंग वेग बराबर क्या हो गया, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो तरंग वेग बराबर v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। n हो गया कंपन करना, लैम्डा हुआ तरंग दैर्घ्य, बता ही दिए। आवृत्ति बराबर क्या होता है, तरंग वेग, या n लैम्डा होता है। क्लियर। ये हो गया यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग दो तरह का होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अब है अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है, ये हुआ अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, जिसके गमन के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिसके गमन के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह निर्वात में भी चल सकता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो, जिसके गमन के लिए क्या हो, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय क्या, जिसके गमन के लिए क्या हो, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं हो। ठोस द्रव गैस कुछ नहीं भी है वैसे भी चलेगा, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब क्या बताए थे, प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग क्या है, प्रकाश जो क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या बताए थे, ऊपर नीचे करके चलता है, लंबवत चलता है, और जब लंबवत चलता है तो वह क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो प्रकाश तरंग क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है ही। तो अब है कौन कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको याद रखना है। PRXY क्या रखना है, PRXY क्या है, ये प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। P से क्या हुआ, प्रकाश तरंग, क्या हो गया, प्रकाश। R से हुआ रेडियो तरंग, रेडियो। X से हुआ एक्स किरण, एक्स किरण।
और वाई से होता है गामा किरण, गामा किरण। एक शब्द याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है? तो पी आर एक्स वाई, एक शब्द याद रखना है। पी से हो गया प्रकाश किरण, क्या हुआ? प्रकाश तरंग। अब प्रकाश तरंग के विषय में कॉमन सेंस वाली बात है, हम जानते हैं क्या है, एक श्रव्य, क्या होता है? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश किसको कहा जाता है? बैगनी से लेके लाल तक जितना भी है सब क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश। मतलब प्रकाश का कोई भी हो भाग हो, सब क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय क्या हुआ? प्रकाश का कोई भी भाग, जैसे हो गया दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश किसको कहा जाता है? बैगनी से लेके, बैनी आह पी नाला जो है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब क्या है? दृश्य प्रकाश होता है। तो प्रकाश तरंग क्या हो गया? जिसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, तो वह क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय। अब पराबैंगनी किरण है, क्या है? पराबैंगनी किसको कहा जाता है? बैगनी से जिसका कम होता है, प्रकाश का ही भाग है, लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बैगनी से भी कम होता है, उसे पराबैंगनी। तो क्या हो? प्रकाश किरण में क्या हो? दृश्य प्रकाश। देखिए प्रकाश में हो गया कौन सा? दृश्य प्रकाश हो गया। दृश्य प्रकाश में सब आ गया, सातों रंग जो होता है, 7 रंग से मिलकर बना है, पता ही है, क्लियर? दृश्य प्रकाश हो गया। अब क्या हो? पराबैंगनी मतलब बैगनी से जिसका कम होता है, पराबैंगनी। ये भी क्या हो? किसका है? प्रकाश का ही है, तो पराबैंगनी हो गया। ये भी क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगा। अब फिर क्या हो? एक अवरक्त प्रकाश होता है, क्या होता है? अवरक्त प्रकाश किसको कहा जाता है? जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, उसको अवरक्त किरण या अवरक्त प्रकाश कहा जाता है। अवरक्त प्रकाश। तो प्रकाश में क्या हुआ? पी आर एक्स वाई, प्रकाश किरण जितना भी है क्या हो? प्रकाश में दृश्य प्रकाश हो, पराबैंगनी हो, अवरक्त हो, कोई भी हो, सब क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। फिर रेडियो है, क्या है? रेडियो तरंग भी क्या होता है? विद्युत चुंबकीय। रेडियो में भी क्या होता है? एक लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। अब रेडियो तरंग का ही भाग है लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। तो लघु भी हो गया विद्युत चुंबकीय और दीर्घ भी हो गया। एक्स किरण तो है ही और वाई गामा किरण, इतना याद रखना है। ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांतरिक तरंग कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांतरिक तरंग कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसके लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए ध्वनि तरंग का है, क्या है? ध्वनि पर या ध्वनि पर है या ध्वनि तरंग। ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, क्या है? ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक प्रकार है, जिससे हम क्या होता है? किसी वस्तु को सुनने की अनुभूति अनुभव करते हैं, जिससे हम सुनते हैं किसी को, वह क्या होता है? ध्वनि होता है। अब ध्वनि में आवृत्ति परिसर के आधार पर जानते हैं क्या होता है? ध्वनि का जो आवृत्ति परिसर होता है, क्या होता है? एक होता है अपश्रव्य तरंग, क्या होता है? अपश्रव्य। दूसरा होता है श्रव्य। तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग। अब देखिए क्या है? अपश्रव्य तरंग क्या हुआ? जिसका आवृत्ति मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड कंपन। जिसका आवृत्ति क्या हो? 20 Hz से कम होगा, उसे क्या कहा जाएगा? अपश्रव्य तरंग कहा था। अपश्रव्य तरंग क्या हुआ? जिसका आवृत्ति 20 Hz से कम हो। 20 Hz से कम मतलब क्या हुआ? वह 1 सेकंड में क्या हो? 20 बार नहीं कंपन करता। तो कौन होता है? जो बड़े आकार का वस्तु है उसको एक बार ठोक दीजिए किसी से, तो वह क्या होता है? उसका आवृत्ति क्या होता है? 20 Hz से कम होता है। तो अपश्रव्य तरंग किसको कहा जाता है? जिसका आवृत्ति 20 Hz से कम हो उसे अपश्रव्य तरंग कहा जाता है। फिर श्रव्य तरंग क्या हुआ? 20 Hz से 20,000
एच जेड का क्या होता है? श्रव्य। श्रव्य सीमा कितना होता है? 20 एच जेड से 20,000 एच जेड के बीच जो भी तरंग होगा वह क्या कहलाता है? श्रव्य। श्रव्य तरंग को ही मनुष्य सुन सकता है। श्रव्य तरंग को ही क्या होता है? मनुष्य सुन सकता है। श्रव्य तरंग को क्या होता है? मनुष्य सुन सकता है। श्रव्य कितना हुआ? 20 एच जेड से 20,000 एच जेड। अब परा मतलब अधिक हो गया। पराश्रव्य मतलब 20 एच जेड 20,000 से अधिक तरंग दैर्ध्य जिसका होगा उसको क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। पराश्रव्य तरंग क्या हुआ? जिसका क्या होना चाहिए? आवृत्ति 20,000 एच जेड से अधिक होता है। तो परीक्षा में था इसको कैसे उत्पन्न किया जाता है? एक होता है गाल्टन की सीटी। क्या होता है? गाल्टन की सीटी द्वारा पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया जाता है। गाल्टन के अब क्या हो? पराश्रव्य 20,000 एक सेकंड में क्या होगा? 20,000 से अधिक बार कंपन करेगा, तो वो तो नॉर्मल चीज़ कोई कर नहीं सकता है। तो ये गाल्टन सीटी होता है, एक दाब विद्युत प्रभाव द्वारा भी क्या किया जाता है? पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया जाता है। इतना स्पीड से चलता है, मतलब बहुत तेज़ी से चलता है, इसलिए पराश्रव्य का इसमें उपयोग किया जाता है। संकेत, कोई भी चीज़ संकेत को भेजना हो तो उसमें क्या होता है? पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है। वायुयान की ऊंचाई का पता करना हो तो उसमें भी क्या होता है? पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। खदान होता है, खानों का पता सब लगाने में क्या होता है? पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। अब है ध्वनि का चाल। ध्वनि का क्या है? चाल। ध्वनि का हम क्या बताए थे? ध्वनि का चाल का सूत्र होता है अंडर रूट लैम्डा पी बाय डी। ध्वनि का चाल जो होता है क्या होता है? अंडर रूट लैम्डा। लैम्डा क्या हुआ? तरंग दैर्ध्य। पी क्या हो गया? प्रत्यास्थता। पी बराबर हुआ प्रत्यास्थता और डी हो गया घनत्व। लैम्डा क्या हुआ? लैम्डा हो गया डी घनत्व। लैम्डा हो गया तरंग दैर्ध्य। अब देखिए ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करता है? लैम्डा पी मतलब प्रत्यास्थता, घनत्व और तरंग दैर्ध्य। क्या हुआ? मतलब इसका क्या रूट है? तो लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो इसका चाल भी क्या होगा? अधिक होगा। तरंग दैर्ध्य कम होगा तो चाल क्या होगा? कम होगा। और प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता क्या हुआ? जिसका प्रत्यास्थता क्या हो? अधिक हो, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा पी है बटा डी है, तो ये क्या इस तरह से है, इस तरह से है, तो ये क्या है? समानुपाती है और ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो यदि लैम्डा तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो चाल अधिक होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा तो चाल कम होगा। प्रत्यास्थता क्या है? अधिक होगा तो चाल क्या होगा? अधिक होगा। और घनत्व तो अधिक होगा तो चाल क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अब देखिए प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्थता किसको कहा जाता है? प्रत्यास्थता होता है उसको दबाव जो पड़ता है उसका अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, आकार में परिवर्तन नहीं हो। प्रत्यास्थता मतलब क्या हुआ? अपने आकार को बनाए रखना। जो ऐसा करने में ज़्यादा सक्षम है उसमें क्या होगा? गति अधिक होगा। जैसे ठोस है, लोहा है, लोहा में कितना भी बल लगाएंगे, दबाव लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? अपने जगह से नहीं हिलेगा, ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है? ठोस में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? ठोस में क्या होता है? ध्वनि की चाल अधिक होता है। फिर द्रव है, द्रव में क्या होता है? उसके अपेक्षा कम होता है, तो द्रव में क्या होता है? उसके अपेक्षा कम होता है। और गैस में प्रत्यास्थता क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए गैस में क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ध्वनि की चाल हम जानते हैं वायु में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों? वायु का प्रत्यास्थता क्या है?
सबसे कम है। फिर मान लो द्रव है, द्रव में कितना होता है 1493, लगभग 1500 होता है मीटर प्रति सेकंड। और ठोस हो गया लोहा, मान लीजिए क्या है लोहा है, तो उसमें कितना होता है 5153 होता है। क्लियर है। फिर एल्युमिनियम है, उसमें क्या होता है उससे भी अधिक होता है। तो ऐसे इस्पात होता है उसमें ज़्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है, परीक्षा में देता है इसमें कितना होता है, वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, द्रव में 1493 लगभग 1500 होता है। और क्या है ठोस में कितना है 5153 है, मतलब इसको रख सकते हैं लगभग 5000 के लगभग होता है। 5000 मीटर प्रति सेकंड किसमें होता है ठोस में। द्रव में 1493 लगभग 15 और 332 है वायु में। और घनत्व तो क्या हुआ बताइए, घनत्व का विपरीत होता है, जो ज़्यादा घना रहेगा तो वहाँ क्या होगा गति कम होगा, और क्या है जो बहुत कम घना रहेगा उसमें गति ज़्यादा होगा। तो इसका चाल क्या हुआ लैम्डा पी बाय अंडर रूट डी है। अब इसमें देखिए चाल जब क्या होता है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो उसके क्या होता है चाल में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है चाल में परिवर्तन होता है। एक माध्यम से ध्वनि दूसरे माध्यम में जाएगा, मान लीजिए कि क्या है ठोस से द्रव में जाएगा तो उसमें चाल में क्या होगा परिवर्तन होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य में क्या होता है परिवर्तन होता है। तो लेकिन आवृत्ति में क्या होता है परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। परीक्षा में देता है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है ध्वनि की चाल जो होता है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि की चाल क्या होता है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, क्या चाल किस चाल हुआ तरंग दैर्घ्य इस पर निर्भर करता है। चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है चाल बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। इसका मतलब वह चाल क्या हुआ तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति चाल पर निर्भर करेगा तरंग दैर्घ्य पर, लेकिन क्या होता है आवृत्ति पर उसका चाल निर्भर नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है सब में अलग अलग हुआ, कितना था 332 हो गया, फिर कितना ऊपर है 5130 सॉरी कितना था 1493 5130 इतना क्या है ठोस द्रव गैस में होता है। सब में क्या होता है अलग अलग होता है। तो इसमें परीक्षा में देता है आवृत्ति क्या होगा इस पे निर्भर नहीं करता है। अब ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव पड़ता है परीक्षा में तो चाल। अब दाब है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब में परिवर्तन होगा तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब में परिवर्तन से ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवृत्ति में भी परिवर्तन होगा तो चाल में क्या होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब है ताप, ताप में वृद्धि होने से क्या होता है ध्वनि के चाल में भी वृद्धि होता है। ताप में वृद्धि होने से ध्वनि के चाल में भी क्या होता है वृद्धि होता है। ताप में वृद्धि होगा यदि ताप कितना है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ताप यदि क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है इसका चाल भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि के चाल में भी क्या होता है वृद्धि होता है। ताप कम होगा तो ध्वनि के चाल में भी क्या होगा कमी आएगा, ध्वनि के वेग में भी
कमी आएगा। यदि 1 डिग्री, परीक्षा में देता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से कितना बढ़ता है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड के दर से क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। फिर है आर्द्रता। आर्द्रता जहाँ बढ़ता है तो आर्द्रता जब बढ़ेगा तो उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो बताए थे घनत्व का विपरीत होता है। आर्द्रता जब बढ़ता है तो घनत्व कम होता है। आर्द्रता अर्थात बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो चाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो चाल भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कभी कभी इसीलिए परीक्षा में नमी युक्त वायु हुआ, नमी युक्त वायु हुआ या आर्द्रता युक्त वायु में क्या होता है, चाल अधिक होता है। इसीलिए क्या हुआ, बारिश का मौसम हो या जहाँ पानी ज़्यादा अधिक है तो वहाँ ज़्यादा दूर तक सुनाई पड़ता है। क्यों, तो आर्द्रता ज़्यादा है तो उसका स्पीड भी ज़्यादा रहता है, अधिक दूर तक सुनाई पड़ता है। कभी कभी गाड़ी में भी देखते हैं, पटरी के नीचे कान रख के सुनता है गाड़ी कहाँ आ रही है, क्योंकि उसका क्या होता है, ध्वनि का गति क्या होता है, लोहे में अधिक होता है। तो बहुत दूर भी रहेगा तो वो पता चल जाता है। तो क्या हुआ, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं। ताप बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने से भी क्या होता है, चाल बढ़ता है। अब ध्वनि का क्या सब लक्षण होता है। लक्षण तो क्या होता है, एक होता है तीव्रता, क्या होता है, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता क्या हुआ, तीव्रता मतलब तीव्र, मतलब ध्वनि को क्या हुआ, कम या अधिक स्पीड से सुनना। ध्वनि को कम या स्पीड, अधिक तेजी या कम गति से सुनना क्या कहलाता है, तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता क्या हुआ, कोई है कि हम बहुत तेजी से सुनते हैं, कोई ध्वनि धीरे धीरे सुनते हैं, तो उसको क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बेल या डेसीबेल होता है। क्या होता है, बेल या डेसीबेल। एक बेल बराबर कितना होता है, 10 डेसीबेल। 10 डेसीबेल बराबर 1 बेल होता है। तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बेल या डेसीबेल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल या डेसीबेल होता है। फिर है तारत्व। तारत्व क्या है, जिसके चलते ध्वनि का वह गुण जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं, तारत्व होता है ध्वनि का वह गुण जिसके चलते क्या होता है, पतली और मोटी आवाज़ होता है। किसी का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है, और किसी का आवाज़ क्या होता है, पतला होता है। तो किसके चलते होता है, तारत्व के चलते। तारत्व क्या हुआ, जिसका आवृत्ति अधिक होगा, जिसका आवृत्ति अधिक होगा, आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक। जिसका आवृत्ति अधिक होगा तो उसका तारत्व अधिक होगा। जब आवृत्ति अधिक होगा और तो तारत्व अधिक होगा तो उसका पतला आवाज़ होगा। उसका आवाज़ कैसा होगा, पतला। तो अर्थात क्या होगा, जिसका तारत्व अधिक रहेगा तो उसका आवाज़ पतला होगा। तो बच्चे का आवाज़ और लेडीज की आवाज़ कैसी होती है, पतली। क्यों होती है, तो उसका तारत्व अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होता है। क्या हुआ, इसीलिए उसका आवाज़ कैसा होता है, पतला। मर्द का आवाज़ हुआ, बड़े आदमी का आवाज़ हुआ, कैसा होता है, मोटा। क्यों, उसका आवृत्ति क्या होता है, कम होता है। उसका आवृत्ति कम होता है, तारत्व कम होता है, इसीलिए क्या होता है, मोटा होता है। अब है गुणता। क्या है, गुणता मतलब पहचानते हैं, एक ही तीव्रता का 2 आदमी है और एक ही तारत्व और आवृत्ति का 2 है, लेकिन उसका आवाज़ अलग अलग कैसे पहचानते हैं, तो गुणता के चलते पहचानते हैं। गुणता के कारण क्या होता है, एक ही तरह का आवृत्ति हो, एक ही तरह का तीव्रता हो, फिर भी 2 आदमी का है आवाज़ हम पहचानते हैं। किसके चलते, गुणता के चलते पहचानते हैं। तो ये हुआ तीव्रता हो गया, तारत्व हो गया और गुणता हो गया। एक होता है डॉपलर प्रभाव। क्या है, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर क्या था, पुर्तगाली के एक वैज्ञानिक था, पुर्तगाली वैज्ञानिक था जिसने ध्वनि से संबंधित एक अध्ययन किया, जिसको क्या कहता है, डॉपलर प्रभाव। ये कॉमन सेंस वाली है, सब कोई जानते हैं।
क्या है, उसने कहा दो स्रोत और श्रोता, स्रोत और श्रोता के बीच दूरी में परिवर्तन के फलस्वरूप जो आवाज़ में आभासी परिवर्तन होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नहीं समझ में आया? देखिए क्या हुआ, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है और हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई रेलगाड़ी हमारे नज़दीक आएगी तो उसके आवाज़ में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यही हुआ, हम हो गए श्रोता सुनने वाला, और रेलगाड़ी जो हुआ स्रोत, मतलब जो कि आवाज़ उत्पन्न करता है उसे स्रोत कहा जाता है, और जो सुनता है उसे श्रोता कहा जाता है। उसने क्या कहा, स्रोत और श्रोता के बीच दूरी में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके आवाज़ में जो परिवर्तन महसूस होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसमें अब कॉमन सेंस वाली बात है। अब कोई गाड़ी है वो हमसे दूर जा रहा है तो क्या होगा, आवाज़ कम सुनाई देगा, परीक्षा में यही देता है। अब क्या है, गाड़ी हमारे इधर आ रही है तो आवाज़ क्या होगा, ज़्यादा सुनाई देगा। अब है कि हम पूरब जा रहे हैं, गाड़ी पश्चिम जा रही है तो क्या होगा, आवाज़ कम सुनाई देगा। हम है कि गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी भी हमारे तरफ आ रही है तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा। तो यही क्या है, डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव हो गया। फिर एक होता है मैक संख्या। मैक संख्या, मैक संख्या क्या हुआ, किसी माध्यम में पिंड की गति, मान लीजिए वायु है, वायु में कोई पिंड चल रहा है, हवाई जहाज या कुछ भी चल रहा है, क्या है, किसी माध्यम में कोई भी पिंड हो, माध्यम में पिंड की गति बटा माध्यम में चाल, उस माध्यम में वस्तु की चाल, माध्यम की गति मान लीजिए है। अब देखिए कोई है, वायु है, क्या है, वायु का गति कितना होता है, माध्यम की गति 332 है, ठीक है। अब है कि यहाँ भी चल रहा है कितना, माध्यम में वायु में है, वायुयान की गति कितना है 332 है, कट के कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या हुआ, मान लीजिए माध्यम में पिंड की गति क्या है, अधिक है, 1 से कितना हो जाएगा 350 है, तो ये हो जाएगा कितना 332 है, तो 1 से अधिक है। अब 1 से जब अधिक होता है, 1 कुछ भी मान लीजिए हुआ, 1 से अधिक होता है जब क्या होता है, माध्यम में पिंड की गति क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, अधिक होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक। क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक गति। यदि मैक संख्या का मान 1 से अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक या पराध्वनिक, क्या कहता है, पराध्वनिक या सुपरसोनिक। यदि क्या हो, इसका कितना हो, मतलब इससे 1 गुना से ज़्यादा चलेगा, 1 से गुना से ज़्यादा, तो वह क्या करेगा, पराध्वनिक और सुपरसोनिक। यदि क्या हो 5 से अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब नीचे वाले से जब ऊपर वाले में भाग देंगे, मान लीजिए 332 है, ये 1600 हो गया स्पीड, ठीक है, तो 5 से अधिक होगा। यदि 5 से अधिक होगा तो उसको हाइपरसोनिक कहा, तो 5 से अधिक वाले को हाइपरसोनिक कहा जाता है, हाइपरसोनिक या अति पराध्वनिक कहा जाता है। मतलब क्या, जब भी कभी वायुयान है कि हाइपरसोनिक गति से चलता है, मतलब वायु के वेग से 5 गुना से अधिक से चलता है, तो वह क्या करता है, प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है। प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है, जो क्या करता है, वो तरंग जो उत्पन्न होता है वो पीछे जो छोड़ता है उससे क्या होता है, छत सब हुआ, इमारत सब पे धक्का लगता है, वह क्षतिग्रस्त होता है, किसके चलते, प्रघाती तरंग कारण। प्रघाती तरंग क्या हुआ, जब किसी पिंड की गति क्या हो, हाइपरसोनिक हो जाए तो वह क्या करता है, प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है, जिसके चलते क्या होता है, प्रघाती तरंग जो उत्पन्न होता है उसके चलते क्या होता है, वह ध्वनि जो उत्पन्न हुआ उससे क्षति पहुंचता है। किसको क्षति पहुंचता है, छत हुआ, इमारत सबको क्षति पहुंचता है। अब होता है ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन क्या हुआ, लौटना। ध्वनि को किसी माध्यम से टकरा कर, जैसे इसमें हम बोले इधर से टकरा के लौटना, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता। ध्वनि का किसी माध्यम से टकरा कर लौटना परावर्तन कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है।
क्लियर। अब ध्वनि के परावर्तन क्या होता है, हम किसी वस्तु को कब स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, किसी परावर्तन जो होता है तो कब स्पष्ट सुनते हैं। तो अब जानते हैं क्या होता है, कोई भी वस्तु हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव कितना रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। मतलब 1/10, 1 सेकेंड का 10वां भाग तक कोई भी वस्तु हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कान तक रहता है। यदि इसके पहले ही कोई वस्तु हमारे पास लौट के आ गया, जैसे यहाँ सटा हुआ बोले, तो वह सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए क्या होता है, 1/10। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 अब देखिए 33.2 हो गया, भाग दिए तो अब क्या हुआ, जाने और आने में कितना हो रहा है, 33.2 मीटर हुआ। तो सिर्फ जाने का दूरी कितना होना चाहिए, जिससे 2 से भाग दे देंगे तो 16.6 बराबर 17 मीटर। तो परीक्षा में देता है क्या, किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से कब सुन सकते हैं, किसी भी वस्तु का परावर्तन स्पष्ट रूप से कब होगा, जब उसका दूरी कितना होगा, हमसे लगभग 17 मीटर दूर होगा। क्योंकि यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ आएगा। कितना समय लगता है जाने आने में, 1.10 सेकंड लगेगा, तब सुनाई पड़ता है। तो कितना होना चाहिए, 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए, 17 मीटर। फिर एक होता है अनुरणन। अनुरणन क्या होता है, अनुरणन मतलब होता है कि ध्वनि जैसे होता है गूंजना आवाज़, एक बार बोले तो बार बार हेलो हेलो हेलो, इको टाइप का जो माइक होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अनुरणन कहा जाता है। मतलब एक बार बोले, फिर बोलने के बाद हम रुकते हैं, रुकने के बाद भी कुछ समय तक वह आवाज़ सुनाई देना क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। अनुरणन क्या हुआ, हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद कुछ समय तक जो आवाज़ सुनाई देता है उसे अनुरणन कहा जाता है। जिससे क्या होता है, बड़ा है कि हॉल है, उसमें जब बोलते हैं तो आवाज़ गूंजता है, वही जो आवाज़ गूंजता है उसे क्या कहा जाता है, अनुरणन कहा जाता है। अब है कि सिनेमा हॉल सब में क्या होता है, अनुरणन से बचने के लिए बीच बीच में क्या होता है, गड्ढा कर दिया, ऐसे ऐसे खुरदरा बना दिया जाता है, जिससे वह क्या होता है, ध्वनि को अवशोषित कर लेता है और बार बार वह टकराता नहीं है। और ध्वनि का क्या है, विवर्तन। विवर्तन क्या है, नॉर्मली ध्वनि सीधी रेखा में जाता है, लेकिन कोई ऊपर है कि ऐसे सीधा वस्तु रख दिया, फिर भी आवाज़ हमको सुनाई पड़ता है। यहाँ से वस्तु यहाँ रखा हुआ है 1 मीटर, तो अब क्या होगा, सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, यहाँ से हम अवरोध लगा दिए हैं। अवरोध लगा दिए तो क्या होता है, ध्वनि ऐसे करके इधर आ जाता है। यदि ऐसे करके इधर नहीं आता तो दीवार के बाद भी है कि हम आवाज़ नहीं सुन पाते। यहाँ दीवार दिया हुआ फिर भी सुन लेते हैं। तो विवर्तन क्या हुआ, यहाँ से मुड़ना, ध्वनि का क्या हुआ, अपने रास्ते से मुड़ना, अपने क्या कहलाता है, ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। तो आज हम क्या पढ़े, ध्वनि क्या हुआ सॉरी, सबसे पहले तरंग हुआ, विक्षोभ हुआ, कंपन हुआ, ये सब क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। तरंग 2 तरह का हुआ, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या हुआ, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता हो, ठोस द्रव गैस की आवश्यकता हो, उसे यांत्रिक तरंग कहा जाता है। यांत्रिक तरंग 2 तरह का हुआ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ क्या हुआ, जो कि लंबवत ऐसे करता है, अनुप्रस्थ हो गया, और आगे पीछे ऐसे चलता है तो उसको अनुदैर्घ्य कहा जाता है। क्लियर हो गया। ये क्या हुआ, इसको आयाम कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता था, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। फिर क्या पढ़े, आवृत्ति, प्रति सेकंड कंपन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, और एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहा जाता है। क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंग कौन सा हुआ, प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग हुआ, पानी में जो फेंके कोई पत्थर उससे उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ हुआ। ध्वनि तरंग हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। भूकंप तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। इतना पढ़े।
फिर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांतरिक तरंग पर है, तो उसमें क्या होता है, अयांतरिक तरंग या विद्युत तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, तो वह ऊपर नीचे ही चलता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश तरंग को भी अनुप्रस्थ तरंग ही कहा जाता है। उसमें क्या बताए थे, PRXY प्रकाश तरंग, व रेडियो तरंग, एक्स किरण और गामा किरण, ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब है ध्वनि के लिए श्रव्य हुआ 20 Hz से जो भी कम हुआ उसको अपश्रव्य कहा जाता है। 20 Hz से 20,000 Hz तक रहेगा उसको श्रव्य सीमाया कहा जाता है। पराश्रव्य हुआ 20,000 Hz से जो भी होता है उसे पराश्रव्य कहा जाता है। अब ध्वनि का किस पे माध्यम क्या होता है, ध्वनि का चाल जो होता है क्या होता है, लैम्डा p/d/√। लैम्डा क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य, और ये हुआ प्रत्यास्थता, और डी हुआ उसका घनत्व, इस पे निर्भर करता है। तो इसीलिए सबसे अधिक इसमें होता है ठोस में होता है चाल, फिर द्रव में और फिर गैस में होता है। दाब का कोई प्रभाव ध्वनि के चाल पर नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल में वृद्धि होती है, आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि के चाल में वृद्धि होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से पानी से मान लीजिए किस में जाएगा, वायु में जाएगा या ठोस में जाएगा, तो क्या होता है, उसके चाल में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया। फिर क्या पर है, ये जो होता है परावर्तन के लिए कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, तब क्या होता है परावर्तन ध्वनि का जो सुन सकते हैं, स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। क्योंकि 1/10 सेकंड तक क्या होता है, ध्वनि जो सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे कान तक रहता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।